हाँ जी, नमस्कार सभी का डे 16 एनसीईआरटी इकोनॉमी के लेक्चर 4 में। आज जो हमारा टॉपिक है वो है पावर्टी के बारे। आज हमने पावर्टी इन इंडिया उसके बारे हमने फैक्ट्स पढ़ने हैं। किसे हम अबव पावर्टी लाइन और किसे हम बिलो पावर्टी लाइन पढ़ते हैं, ऐसे सारे कंसेप्ट्स आज के लेक्चर में हम समझेंगे। और क्या अप्रोचेस हैं आपकी गवर्नमेंट की जिसके थ्रू हम इंडिया के अंदर पावर्टी कम करना चाहते हैं। देखो, दुनिया में साउथ एशिया अपने आप में, साउथ एशिया का मतलब है इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान और मालदीव्स भी। ये सारे दुनिया में सबसे गरीब एरिया साउथ एशिया माना जाता है। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा पुअर पॉपुलेशन इसी एरिया में रहती है। इसके कारण यहाँ पे हमारी हमारी सरकारों के लिए, हमारे देश के लिए खासकर, क्योंकि इंडिया की सबसे ज्यादा आबादी है, हमारे लिए सबसे बड़ा मसला ही अपने देश का ये है कि हम गरीबी कैसे दूर कर सकें। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे सिटीजन्स की जो बहुत सारी रिक्वायरमेंट है वो यहीं पे आके खत्म होती है कि हमारे सिटीजन्स के पास अफोर्डेबल कैपेसिटी ही नहीं है, वो चीजें खरीद ही नहीं सकते। अगर हम वो किस तरीके से प्रोवाइड करवा पाए तो अपने आप गरीबी आपकी कम हो जाएगी। तो इस तरीके से आज का लेक्चर हम इस सारी चीज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कैटेगराइज कैसे करते हैं, हम गरीबों को किन कैटेगरीज में बांटते हैं उसके बारे एक बार बढ़ते हैं। देखो, पुअर भी अपने आप में पहले तो दो टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, कैटेगरीज उसके बाद पढ़ते हैं। पहले दो टाइप के, ऑलवेज पुअर और यूजुअली पुअर। अब ये क्या मतलब है? देखो, या तो लोग हो सकते हैं जो हमेशा ही गरीब है। ठीक है, यानी कि पूरा साल, जो पूरा पूरा साल है, कोई भी ऐसा सीजन नहीं आता जहां पे उनके पास इतने पैसे हों कि हम उन्हें कह सकें कि हाँ, इस टाइम वो गरीबी की रेखा से ऊपर पैसे कमा रहे हैं। तो ये लोग आपके एब्सोल्युटली गरीब हैं, एब्सोल्यूट पुअर है। ठीक है, वहीं पे दूसरी साइड पे जो यूजुअली पुअर होते हैं, इनका क्या मतलब होता है? इनका एक तरह से साइकिल हो गया। देखो, जैसे कि बहुत सारी जो फार्म्स में लेबर होती है, जब तो आपके खेतों में काम है, ठीक है, या तो आपकी बिजाई का या हार्वेस्टिंग का जब काम है, तब तो उनकी कमाई अच्छी खासी हो रही है। पर जब आपके खेतों में सीजन नहीं है तब वो बहुत ज्यादा गरीबी की साइड से भी निकलते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली पैसा नहीं मिल रहा। ठीक है, उन्हें कोई और काम ढूंढ, सीजन आएगा तब वो दोबारा से कमा पाएंगे। तो ये यूजुअली पुअर है, कभी गरीब हो जाते हैं, कभी गरीबी से थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं। ऑब्वियसली ऐसा नहीं होगा कि बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल लेवल आ जाएगा, पर गरीबी की रेखा के आसपास ही घूम रहे हैं। पर कभी गरीबी की रेखा के ऊपर आ गए और कभी गरीबी की रेखा के नीचे चले गए। तो इस तरीके से ये साइकिल के तौर पे वेरी करता रहता है। अब देखो, आपके पुअर को और तीन कैटेगरीज में आगे स्टडी कर सकते हैं। एक तो है जो आपके हर टाइम जो पुअर रहते हैं, उन्हें क्रॉनिक पुअर भी कह सकते हैं। क्रॉनिक पुअर का मतलब है जो हमेशा, क्रॉनिक का मतलब होता है रेगुलर, तो क्रॉनिक पुअर का मतलब है जो हमेशा ही गरीबी में ही रहे हैं। तो ज्यादातर जो आपके मजदूर हैं, जो लेबर हैं, जो अनस्किल्ड वर्कर्स हैं, ज्यादातर वो हमेशा गरीबी की रेखा के नीचे ही घूम रहे होते हैं। तो अनस्किल्ड लेबर के क्योंकि ज्यादा पैसे नहीं मिलते, इस कारण क्रॉनिक पावर्टी भी उसे कह सकते हैं, क्योंकि वो हमेशा ही, देखो, अगर कोई दिहाड़ी लगाता है, लेट्स सपोज, अब दिहाड़ी पे ऐसा तो हो नहीं सकता कि सडनली बहुत ज्यादा पैसे मिलने लग जाएंगे। तो वो जो लोग जो दिहाड़ी लगा रहे हैं उनकी इनकम बहुत ही ज्यादा फिक्स्ड रहती है, और जिस दिन दिहाड़ी मतलब ना लगी उस दिन कोई भी कमाई नहीं है। इस कारण उनकी पावर्टी कहीं ना कहीं एक कांस्टेंट उस पर बनी रहती है। इसी कारण एजुकेशन और ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही चीजों को बाहर निकाल सकता है, यही लोगों को बाहर निकाल सकता है इससे। अगली जो कैटेगरी है चर्निंग पुअर, ये वो लोग हैं जो रेगुलरली मूव इन और मूव आउट करते रहते हैं पावर्टी से। इन्हें सीजनल वर्कर्स जैसे हो गए, जैसे मैंने आपको बताया, जो खेतों में काम करते हैं। जब तो काम मिल रहा है तब तो ऑब्वियसली वो पावर्टी से बाहर भी आ जाते हैं, उनका गुजारा ठीक ठाक चलने लग जाता है। पर जब सीजन नहीं है तब वो गरीबी में चले जाते हैं। ऐसे लोगों को चर्निंग पुअर या सीजनल जो वर्कर्स होते हैं वो एक तरह से तीसरे जो है वो है ट्रांजिट पुअर। देखो, ये ऐसे लोग हैं जो आम तौर पे अगर कोई भी गरीबी रेखा है उससे ऊपर ही है। ठीक है, आम दिनों में इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, ये गरीबी की रेखा से ऊपर ही है और ठीक खा पी रहे हैं,
देखो एक पर्सन की 3 जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हिंदी मूवीज के डायलॉग भी रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान, ठीक है। तो आपका फूड, क्लोथ और आपका शेल्टर, ठीक है। तो ये जिस पर्सन की तीनों नीड्स पूरी हो रही हैं वो एक्चुअली गरीब नहीं है, ठीक है। तो ट्रांजिट पुअर बेसिकली ऐसे लोग हैं जिनकी आम दिनों में ये तीनों जरूरतें कहीं ना कहीं सफिशिएंटली पूरी हो रही हैं, कि हाँ बस वो चाहे गुजारा कर रहे हैं उनकी, पर ये तीनों नीड्स पूरी हो रही हैं। ट्रांजिट पुअर कहाँ से हम रेफर करते हैं कि बेसिकली लेट्स सपोज कोई भी बैड लक का पैच आया इनकी लाइफ में, लेट्स सपोज कोई पर्सन जो इनकी फैमिली में था वो बहुत सीरियसली बीमार पड़ गया, अब जो ट्रीटमेंट का खर्चा है वो बहुत ज्यादा है। तो ये जो लोग कंफर्टेबल भी थे, देखो गरीबी से ऊपर हैं पर इतने भी ऊपर नहीं है कि ऐसे सडन चीजों को ये संभाल पाए, तो ये सडनली गरीबी में चले जाएंगे। ठीक है। फिर जब अगर इनकी प्रॉब्लम्स फिर से ठीक हो गई तो ये फिर से नॉर्मल लाइफ में आ जाएंगे। पर ये इसी कारण इनका मतलब सिर्फ बैड पैच उतना को टाइम होता है जब तक इनके ऊपर सडनली कोई एक्सपेंसेस आ जाए, नहीं तो ये अपनी आम जिंदगी नॉर्मल तौर पे बिता सकते हैं, क्योंकि ये इतना कमा रहे हैं कि हम बस अपनी नॉर्मल लाइफ बिता सकें। बस अगर सडनली कोई बहुत बड़ा खर्चा आ गया तो ये आपके ट्रांजिट पुअर, ट्रांजिट का मतलब ये है कि थोड़ा फेस ऐसा आ सकता है जहां पे ये गरीबी की रेखा से नीचे हो जाएंगे और हम इन्हें पुअर कैटेगराइज। ये सारी कैटेगरीज टोटल करके ऑल एब्सोल्यूट पॉवर्टी में ही आते हैं, जो एब्सोल्यूट पुअर की डेफिनेशन दी है, ठीक है। ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं गरीबी में आते या जाते रहते हैं, ठीक है। तो उन्हें एब्सोल्यूट पुअर हम तब भी डिफाइन कर सकते हैं। एब्सोल्यूट पुअर एक ज्यादा बड़ी डेफिनेशन और टर्मिनोलॉजी है। अब देखो जो हमारा मेन टॉपिक है वो ये है कि हम पावर्टी को मेजर कैसे करते हैं। देखो पावर्टी को मेजर करने की प्री इंडिपेंडेंस ब्रिटिश के टाइम पे भी कोशिश की गई थी। जैसे दादा भाई नारोजी, अगर आपको एक और साथ में फैक्ट बता दूं, दादा भाई नारोजी को ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रेट ग्रैंड सॉरी ग्रैंड वर्ड, ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, क्योंकि काफी एज थी जब वो पॉलिटिक्स में आए थे, ठीक है। और वो काफी लोगों के मेंटर भी रहे हैं। दादा भाई नारोजी ने एक किताब लिखी थी, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसके अंदर उन्होंने बेसिकली जितने भी आपके कुलीस थे, एक तो उनके खाने की रहने की स्टेट पड़ी थी, इसके अलावा जो आपके जेल के अंदर खाना मिलता है, क्योंकि जेल के अंदर देखो जो खाना मिलता है बेसिकली वो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट के अंदर अकॉर्डिंग मिलता है, कि एक एडल्ट को, ह्यूमन बीइंग को कितना खाना मिलना चाहिए उसके मुताबिक तो एटलीस्ट दिया जाता है वहां पे। तो मिनिमम कितना खाना मिलना चाहिए वो जेल रिकॉर्ड से पता चल जाता है। वहां पे कितने लोग किस हेल्थ में आ रहे हैं ये भी मेजर किया जाता है। देखो ब्रिटिश के टाइम पे जेल रिकॉर्ड्स ही एक तरह से सबसे प्रॉपर रिकॉर्ड्स थे जो ब्रिटिश रखते थे। ब्रिटिश ने कभी पता चल जाता कि उनके रूल के टाइम कितनी गरीबी बढ़ती जा रही है। पर ये जितने भी आपके रिकॉर्ड्स थे, जेल रिकॉर्ड्स थे, दादा भाई नारोजी ने इन्हें स्टडी करके ये पता लगाया कि 1867-68 में जो पर्सन, पर कैपिटा का मतलब होता है एक आदमी, एक आदमी अगर एक साल का 16 से 35 रुपए कमा रहा है, वो आपकी गरीबी की रेखा से ऊपर है। ये उस जमाने के 16 और 35 रुपए हैं, कि अगर इसके बीच में पर पर्सन कोई कमा रहा है वो गरीबी की रेखा से ऊपर है। उसके बाद एक कांग्रेस ने एक नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई थी 1938 में, जवाहरलाल नेहरू की चेयरमैनशिप के अंडर, अभी आजादी नहीं आई थी, 1938 की बात है। उस कमेटी ने रेकमेंड किया था कि जो पर्सन 15 से 20 रुपए पर मंथ कमा रहा है, तो देखो जिस फैमिली में मल्टीपल जितने मेंबर्स हैं, पर कैपिटा का मतलब है एक पर्सन के लिए, तो जितने मल्टीपल पर्सन हैं उतने मल्टीप्लाई कर लो। अगर 4 का परिवार है, 5 का परिवार है, बस उससे मल्टीप्लाई कर लो कि एक परिवार को कितनी जरूरत होगी पर मंथ के अकॉर्डिंग। तो उस जमाने पे
1938 में जो पर्सन एक महीने का 15 से 20 रुपए कमा रहा है, नेशनल प्लानिंग कमेटी का कहना था कि वो गरीबी की रेखा से ऊपर है। ठीक है। इसके बाद आपके एक बॉम्बे प्लान पेश किया गया था। ये आपके जो कुछ बिजनेस से जुड़े हुए लोग थे, बिरलाज और बाकी कुछ लोग, उन्होंने इंडिया की, मतलब ये बेसिकली नेशनल प्लानिंग कमेटी, बॉम्बे प्लान, ये सब कुछ हम मेन इकोनॉमी के सब्जेक्ट के टाइम पढ़ेंगे। ये इंडिपेंडेंस से पहले एक्चुअली हमने डिसाइड करना शुरू कर दिया था, विचार करना शुरू कर दिया था कि जब इंडिया आजाद होगा तब हम इंडिया को कैसी इकोनॉमी में तब्दील करना चाहते हैं। तो अलग अलग प्लान्स, कमिटीज सब बनाई गई थी विचार करने के लिए कि इंडिया कैसा कैसा बन सकता है। तो बॉम्बे प्लान जो 1944 में दिया गया था, उसके मुताबिक 75 पर कैपिटा पर ईयर, जो पर्सन, मतलब एक पर्सन अगर एक साल में 75 रुपीज कमा रहा है 1944 में, वो पर्सन आपकी गरीबी की रेखा से ऊपर माना जाएगा। ठीक है। अब लेटेस्ट बात करते हैं कि हम एक्चुअली गरीब मानते किसे हैं। देखो, एक फैक्ट जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ वो चीज मैं आपको बता दूं। दुनिया में पावर्टी मेजर वर्ल्ड बैंक भी करता है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक जो पर्सन दिन का $1.5 कमा रहा है पर कैपिटा पर डे, जो पर्सन $1.5 कमा रहा है, ऑब्वियसली रुपी से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर एक इंसान एक दिन का अगर $1.5 कमा रहा है, ठीक है, ऑलमोस्ट आपके 150 160 रुपए से ज्यादा हो गए। यानी कि अगर इंडिया के अंदर कोई पर्सन, एक पर्सन 160 रुपए से अपने लिए 160 रुपए से ज्यादा कमा रहा है, अगर फैमिली में ज्यादा लोग हैं तो ऑब्वियसली उतना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक पर्सन के मुताबिक अगर 160 रुपए कमा रहा है इंडिया में, तो वो पर्सन गरीबी की रेखा से ऊपर होगा। पर अगर इसे गवर्नमेंट की पावर्टी लाइन फिगर से मैच करोगे, देखो अभी जो हम फॉलो कर रहे हैं ना, वो तेंदुलकर एक्सपर्ट ग्रुप ही फॉलो कर रहे हैं। ये 2009 में बनाया गया था। इसने एस्टिमेट ये दिया था कि देखो, इसने दो एस्टिमेट्स में बांटा कि रूरल एरिया में पर्सन को कितना कमाना चाहिए और अर्बन एरिया में। क्योंकि एक सिंपल सा लॉजिक है, देखो हमें पावर्टी लाइन एक्चुअली जो मेजर की जाती है ना, वो दो तरीकों से की जाती है मॉडर्न टाइम में। एक तो कोई पर्सन कितनी इनकम कमा रहा है, दूसरा है कि कोई पर्सन कितना खा रहा है, कितनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहा है। देखो, एक ह्यूमंस की बेसिक चीज मानी जाती है कि जब भी हमारी इनकम इंप्रूव होती है ना, हम सबसे पहले अपने खाने के ऊपर खर्चा करना शुरू करते हैं, क्योंकि वो हमारे जीने के लिए बहुत जरूरी है। बाकी चीजों के ऊपर उसके बाद खर्चा होता है, सबसे पहले कि लोग अपना खाना इंप्रूव करते हैं, इसलिए कैलोरी मेजर की जाती है। तो इनकम की पहले बात करें तो तेंदुलकर एक्सपर्ट ग्रुप ने बोला था कि कोई भी पर्सन जो रूरल एरिया में 816 रुपए पर कैपिटा पर मंथ कमा रहा है, ऑलमोस्ट ये दिन के आपके बन गए 26 रुपए। तो यानी कि जो इंसान दिन के 26 रुपए कमा रहा है रूरल एरिया में आज के दिन में इंडिया में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना है वो इंसान गरीब नहीं है। ठीक है। और अर्बन एरिया में जो पर्सन 1000 रुपए कमा रहा है पर कैपिटा पर मंथ, ठीक है, यानी कि ऑलमोस्ट 32 रुपए हो गए, वो इंसान गरीब नहीं है। मतलब एक्चुअली अगर आप सोच के देखोगे, इस फिगर को लेते हुए भी, मतलब एक जनरल फैक्ट इमेजिन करो, इस फिगर को लेते हुए भी, यानी कि 32 रुपए अर्बन एरिया में जो पर्सन कमा रहा है एक दिन का, वो गरीब नहीं है सरकार के मुताबिक। 32 रुपए जो कमा रहा है गरीब नहीं है। शहरों में कोई खर्चा करने जाता है, 32 रुपए ऐसे ही खर्च हो जाए आम इंसान के, पर सरकार के मुताबिक 32 रुपए कमाने वाला गरीब नहीं है। एक जनरल फैक्ट ये है कि 32 रुपए के मुताबिक भी इंडिया की 60% आबादी पॉवर्टी लाइन के नीचे है। अगर हम वर्ल्ड बैंक की फिगर लेके चलने लगे, 160 रुपए पर डे के अकॉर्डिंग हम चलने लगे, तो इंडिया में गरीबी देखो 80% से ऊपर चली जाएगी। तो इस कारण ये बहुत बड़ी फिगर्स हैं जो स्टैंड करती हैं। ठीक है।
तो अभी भी हमने अपनी फिगर्स बहुत छोटी रखी हुई हैं, तब भी हमारी 60% आबादी पॉवर्टी लाइन के नीचे आती है। अगर इसे और ज्यादा हम एक्सप्लोर करें और वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग चलें, तो हमारे इंडिया में 80% से ज्यादा आबादी गरीबी में आ जाएगी। ठीक है। ये इंडिया की एक बहुत बड़ी रियलिटी है कि हमारी ज्यादातर आबादी गरीबी में है। नेक्स्ट, रंगा राजन कमेटी 2014 की। ठीक है। यहाँ पे रंगा राजन कमेटी 2014 में बनाई गई थी। रंगा राजन कमेटी ने अर्बन एरियाज की वैल्यू 32 रुपए से बढ़ा के 47 कर दी थी, और रूरल एरियाज की 26 से बढ़ा के 32 कर दी थी। 26 से बढ़ा के 32 कर दी थी रूरल एरियाज के लिए। पर ये अभी तक लागू नहीं हुई है, ये ऐसे ही पड़ी हुई है। तो इसका मंथली एक्सपेंडिचर भी रूरल एरियाज के लिए 972 और अर्बन एरियाज के लिए 1407 हो जाता है। पर ये अभी तक लागू नहीं हुई है। ठीक है, क्योंकि इसके मुताबिक गरीब और ज्यादा बढ़ जाने थे इंडिया में। इस कारण गवर्नमेंट ने रंगा राजन कमेटी को अभी तक लागू नहीं किया है। अब कैलोरीज के अकॉर्डिंग बात करूं, देखो अर्बन एरिया में अगर तुम देखोगे, अर्बन एरिया में खर्चा ज्यादा करना पड़ता है, क्योंकि अर्बन शहर महंगे पड़ते हैं। इस कारण जब इनकम की बात आई, तब अर्बन एरियाज में आपकी हमेशा ज्यादा वैल्यू रखनी पड़ी है। ठीक है, रूरल एरिया से कंपैरिजन में। पर जब कैलोरीज की बात आती है, देखो रूरल एरियाज में ज्यादा हार्ड वर्क है, क्योंकि फिजिकल लेबर ज्यादा करना पड़ता है अर्बन एरिया से। इस कारण यहाँ पे जब कैलोरीज की पॉवर्टी लाइन है, उसके अंदर जो इंसान रूम कर रहा है वो गरीबी की रेखा से ऊपर है, और अर्बन एरिया में 2090 किलो कैलोरीज कंज्यूम कर रहा है, वो गरीबी की रेखा से ऊपर है। ये पर पर्सन है। ठीक है, पर पर्सन पर डे है। पर पर्सन कह लो या पर कैपिटा कह लो, जैसे भी कहना चाहो, पर डे। ठीक है, इस तरीके से। अब बात करें कि देखो गरीबी आती ही क्यों है। सबसे पहले देखो, एक हमारा हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट ये है कि हमारे इंडिया में वेल्थ बहुत ही अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। खासकर जो हमारे इंडिया में लैंड है, लैंड बहुत ही अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कई आज भी फैमिलीज एग्जिस्ट करती हैं जिनके पास हजारों एकड़ों में लैंड है, और कई परिवार आपके ये हैं जिनके पास 1 एकड़ जमीन भी पूरी नहीं है। ठीक है, तो हमारे वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में बहुत टाइम से अनइक्वल ही चलती आ रही है। एंशियंट टाइम से अनइक्वल चलती आ रही है, और वो टाइम टू टाइम बढ़ती ही गई है। इसके अलावा हमारे समाज में जो सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इनइक्वालिटीज हैं, देखो हमारे यहाँ पे जेंडर, कास्ट, रिलीजन, ये सारी चीजें जो आपकी डिस्क्रिमिनेट करती हैं, वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी लेके आती हैं, और ये पॉवर्टी का कारण भी पड़ता है। क्योंकि कहीं ना कहीं लेट्स सपोज कोई, अगर लेट्स सपोज कोई पर्सन इन बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट करता है, लेट्स सपोज कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट करता है, और वो सर्टन कास्ट के लोगों को नौकरियां नहीं दे रहा, तो वो जो कास्ट के लोग हैं उन्हें नौकरियां भी तो फिर कम मिल रही हैं। तो वो आगे कैसे बढ़ेंगे। ये सेम चीज सोशल एक्सक्लूजन यही आ जाती है। ठीक है, अगर हम कई ग्रुप्स को अलग से ट्रीट करते हैं, वो ग्रुप्स की टेंडेंसी होगी वो हमेशा पॉवर्टी में ज्यादा जाएंगे, क्योंकि अगर उन्हें सोसाइटी ज्यादा एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो ऑब्वियसली वो समाज से अलग होकर रह रहे हैं। बहुत बड़ा फैक्टर है। देखो इसकी एक बहुत बड़ा रीजन है कि हमारे यहाँ पे स्किल नहीं है। अगले लेक्चर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन रिसोर्स के बारे, उसके अंदर इस चीज को और डिटेल में पढ़ेंगे। और लास्ट में इनडेटनेस। देखो बहुत सारे जो गरीब लोग हैं वो कर्जाई भी बहुत ज्यादा हुए हैं, कर्जे में भी डूबे पड़े हैं। ठीक है, मनी लेंडर से, जमींदार से, कहीं ना कहीं से जो उधारियां ली हुई हैं उसे चुकाना, उसे पे करना, वो सब कुछ अपने आप में बहुत बड़ा उनके ऊपर बर्डन बना हुआ है। पहले की उधारी क्योंकि नहीं चुकाई जा रही, और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट भी होता है वो भी और ज्यादा बढ़ता जाता है। इस कारण आपकी फाइनली पुराना इंटरेस्ट रेट जब आप क्लियर नहीं कर पाते, और उसके साथ में लोन का अपना खुद का अमाउंट भी है, ये रूरल एरियाज में इनफॉर्मल लोन लेते हुए इंटरेस्ट रेट कई बार बहुत बड़े बड़े भी हो जाते हैं। अब ये सारी प्रॉब्लम बढ़ते बढ़ते इतनी भी हो जाती है कि एक साइकिल में वो फंस जाते हैं कि इस इंटरेस्ट रेट को चुकाने के लिए फिर से लोन लेना पड़ेगा, उस लोन के ऊपर और इंटरेस्ट रेट पड़ेगा, तो और कर्जे में वो डूबते ही जाएंगे, फिर उससे चुकाने के लिए और लोन,
कितना लोन आप ले पाओगे। तो आप हमेशा हमेशा कहते हैं डेट ट्रैप में फंस के रह जाते हैं लोग। ठीक है, तो ये सारे आपके कॉजेज ऑफ पॉवर्टी बन जाते हैं। अब सरकार इंडिया में गरीबी दूर करने के देखो 3 मेथड्स मेनली अप्लाई कर रही है। सबसे पहला तो है कि देखो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ पे काउंट करो। इंडिया की जीडीपी बढ़ेगी, इंडिया के अंदर फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, इकोनॉमी ओवरऑल ग्रो करेगी, लोगों को और ज्यादा जॉब्स मिलेंगी। लोगों को और ज्यादा जॉब्स मिलेंगी तो अपने आप ही जो लोग बेटर जॉब्स मिल रही हैं, बेटर सैलरीज मिल रही हैं, तो लोग अपने आप ही पॉवर्टी से निकलते जाएंगे। तो सरकार का फोकस करे, इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी, जीडीपी बढ़ेगी, तो लोगों को अपने आप बेटर सैलरीज सब कुछ मिलेगा, लोग अपने आप गरीबी से निकलने लगेंगे। दूसरी जो अप्रोच है उसमें है फूड फॉर वर्क। जैसे कि सरकार ने जो मनरेगा, ओहो, मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, और जो स्कीम होगी मनरेग्स बन गई। ठीक है, स्कीम। ठीक है, मनरेग्स जो थी आपकी, जो अब मनरेगा भी है, मतलब जैसे भी आप कहना चाहते हो, मनरेगा हम कॉमनली रेफर करते हैं क्योंकि एक्ट बना हुआ है इसके लिए। इसके अंदर क्या है, मनरेगा के अंदर ना एक एडल्ट मेंबर को, एक परिवार के किसी भी एक एडल्ट मेंबर को एक साल में 100 डेज एम्प्लॉयमेंट गारंटी दी जा रही है कि उसे 100 दिन काम मिलेगा, अनस्किल्ड वर्क। तो उन्हें कोई स्किल नहीं चाहिए। बस हमारी ये कोशिश देखो, अगर आप लोगों को फ्री में पैसे बांटोगे, सरकार ने पहले ये भी कोशिश की है कि लोगों को फ्री में पैसे बांट दें बिना किसी मेहनत के, उन्हें हर महीने बोले कि आपके अकाउंट में इतना पैसा आएगा ही आएगा। प्रॉब्लम क्या आती है, और भी दुनिया भर का ये एक्सपीरियंस रहा है कि जब आप लोगों को बिना मेहनत किए पैसा दे देते हो ना, वो लोग शराब, जुआ, ऐसी चीजों पे ज्यादातर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारे परिवार ही उड़ा देते हैं, पर बहुत सारे फैमिलीज ऐसी देखी जहां पे मेल मेंबर्स जो थे, उन्होंने ऐसी चीजों के ऊपर पैसा उड़ाना शुरू कर दिया। तो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर ज्यादा है। मनरेगा में क्या किया जाता है, देखो मनरेगा में कोई स्किल नहीं चाहिए। कोई भी एडल्ट जो नौकरी चाहता है कि सरकार उसे नौकरी दे, वो सरकार अपने ग्राम पंचायत के पास जाकर रजिस्टर, वो उन्हें रजिस्टर करे और उसके बाद उन्हें काम अलॉट करे। 100 दिनों का काम गारंटी सरकार की तरफ से दिया जाता है। ठीक है, तो कम से कम एक परिवार के एक एडल्ट मेंबर को 100 दिनों के लिए तो कमाई का सोर्स मिल ही रहा है। ठीक है, अब ये पैसा जब कमाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं, मतलब एक तरह से उनसे काम करवाया जा रहा है, और पैसे से ये माना जाता है कि देखो वो अपने लिए खाना, किसी की घर घर की छत लीक कर रही है वो रिपेयर करवा लेंगे, ऐसी सारी चीजें। तो काम हम सिर्फ इसलिए करवा रहे हैं ताकि उनके लिए खाना और ये सारी चीजें, वो मतलब अपने लिए रिसोर्स अफोर्ड कर सके। फूड फॉर वर्क बस एक तरह से कहने की चीज है, अकेला खाना नहीं, सब कुछ ही वो अफोर्ड कर सके, पर काम करवा के ताकि उन्हें उस पैसे की हमेशा वैल्यू रहे। ठीक है, और कोई भी गलत साइड पे ना जाए। आप गवर्नमेंट की और भी स्कीम्स देखोगे ना, देखो ये लॉन्ग टर्म लेसन लर्नड है कि फ्री में रिसोर्सेज ना दो, और अगर दे रहे हो जहां पे सब्सिडी भी दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, ये सरकार के अपने लेसन हैं, वो मेल्स को ना दो, क्योंकि ज्यादातर जुआ, शराब, ये मेल्स काफी ज्यादा ऐसे पाए गए करते हुए। इस कारण अगर तुम देखोगे भी आजकल, अगर सरकार घर भी अलॉट करके देती है, गैस सिलेंडर भी देती है, कुछ भी देती है, वो सारे फीमेल मेंबर के नाम पे देती है। क्योंकि कहीं ना कहीं, क्योंकि फीमेल मेंबर अपने बच्चों बारे भी सोचेगी, बाकियों के बारे भी सोचेगी, परिवार के, इस कारण फीमेल मेंबर की टेंडेंसी कम होती है कि वो पैसा बर्बाद कहीं और कर दे। इस कारण सरकार की भी कोशिश होती है कि फीमेल मेंबर्स के हाथ में ज्यादा पैसा दिया जाए। ठीक है, वो ज्यादा ट्रस्ट फैक्टर बन गया उनके ऊपर। अब थर्ड जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देखो, आपके जगह जगह पे सरकार ने जिन्हें डिपो भी कह देते हैं, ये अपन करवाई हैं, वो आपकी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जहां पे सरकार बहुत ही ज्यादा सब्सिडाइज्ड रेट पे, ठीक है, कम से कम वीट,
राइस, ऑयल और आपका पल्सेस, दालें, ये सारी चीजें इंश्योर करने की कोशिश करिए कि बहुत सस्ते में, 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए, ऐसी चीजों में पर केजी क्वांटिटी में यहाँ पे राशन की दुकानों में लोगों को सामान मिल जाए। देखो इसके लिए क्या सरकार, बाकी जो पैसा है, देखो ग्रेन्स इतने सस्ते आते तो है नहीं, बाकी सारा पैसा सरकार पे कर रही है। पर हम चाह रहे हैं कि देखो जो कमा कम रहे हैं, ठीक है, उन्हें कम से कम खाने की कमी ना हो। तो इस कारण बाकी सारा खर्चा सेंटर और स्टेट की सरकारें मिलकर उठा लेती हैं, ठीक है, 60-40 की रेशो से। 60% पैसा सेंटर भेजती है, 40% स्टेट्स खर्च करती हैं। हिली स्टेट्स में 90-10 की रेशो होती है, जहां पे पहाड़ हैं, और जो आपकी नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं वहां पे 90% सेंटर पैसा देती है और 10% उन स्टेट्स को देना होता है। तो यहाँ पे ये 4 चीजें तो एटलीस्ट कोशिश की जाती है। ऑयल कहीं कहीं नहीं भी दिया जाता, बाकी 3 चीजें दी जाती हैं, आटा, दाल और आपका चावल। ये 3 चीजें देने की तो सरकार की पूरी कोशिश है कि सब्सिडाइज बहुत ही कम रेट पे ये सारी चीजें मिले। इसके अलावा सरकार सरकारी स्कूल्स में एजुकेशन, बुक्स, यूनिफॉर्म, वो सब कुछ भी फ्री दे रही है। हेल्थ सेक्टर में सरकारी हॉस्पिटल्स भी सब्सिडाइज हैं कि सर्जरी सब कुछ सस्ता मिले। इसके अलावा आयुष्मान भारत जैसी इंश्योरेंस स्कीम्स भी लॉन्च की गई हैं, जहां पे एक परिवार को 5 लाख, पूरे परिवार को 5 लाख पर ईयर, जो सबसे इंडिया में गरीब लोग हैं ना, उन्हें 5 लाख पर ईयर का हेल्थ इंश्योरेंस दिया गया है पूरे परिवार को। फ्लेज सर्जरियां तक करवा सकते हैं, 5 लाख तक सरकार की तरफ से कवर है, सरकार पैसे देगी उसमें। वो उसमें वही है 60-40, 60% सेंटर, 40% स्टेट गवर्नमेंट्स को खुद देना होता है। ये था आपका आज का लेक्चर। मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में। इस लेक्चर के साथ जो भी अब एक्स्ट्रा टेक्स्ट भी लिखा हुआ है उसे भी पढ़ लीजिएगा। थैंक यू एंड सी यू। थैंक यू।